दोस्तों, आज की कहानी है सिया नाम की एक लड़की की। और ये घटना सिया की जिंदगी को आज भी डरा कर रख देती है। तो चलिए ये कहानी सिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मौत एक अजनबी की तरह नहीं आती। वह धीरे धीरे आपके आसपास घूमती है, आपकी हर सांस पर नजर रखती है, और जब आप सबसे कमजोर होते हैं तब वह अपना वार करती है। मेरा नाम सिया मेहरा है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं और मेरी जिंदगी में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब मैंने वो चिट्ठी देखी, अब तेरी बारी है, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कैसी लगती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। रात के 6 बजे का समय था। मैं अपनी कार से उतरकर अपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी। आसमान में अंधेरा घिर चुका था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं दिल्ली के वसंत कुंज के एक शांत इलाके में अकेली रहती थी। यहाँ की गिनती दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों में होती थी। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार यह जगह डरावनी लगी। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरी नजर फर्श पर रखी एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। कोई लिफाफा नहीं था, सिर्फ एक पीला मुड़ा तुड़ा कागज था। मैंने उसे उठाया और पढ़ा। अब तेरी बारी है। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कौन भेज सकता है ऐसी चिट्ठी? शायद यह किसी का मजाक था। मैंने चिट्ठी को टेबल पर रख दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह शुरुआत थी। रात 11 बजे जब मैं बिस्तर पर थी, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर से कॉल। हेलो, मैंने धीरे से कहा। सामने से कोई आवाज नहीं आई, बस गहरी सांसों की आवाज। फिर किसी ने धीमे ठंडे स्वर में कहा, अब तेरी बारी है। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कौन हो तुम? मैंने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं। तभी मेरे फोन स्क्रीन पर एक अजीब सी फोटो दिखी। एक आदमी की लाश जिसका चेहरा खून से सना हुआ था, और वह लाश मेरी टेबल पर रखी चिट्ठी के ठीक ऊपर पड़ी थी। मैंने घबराकर फोन स्विच ऑफ कर दिया और कमरे की लाइट्स जला दी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरी छठी इंद्री कह रही थी कुछ सही नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, डरावनी, जैसे कोई हल्के हल्के दरवाजा पीट रहा हो। मैंने बालकनी से नीचे झांका। गली सुनसान थी, लेकिन जब मैंने दरवाजे के नीचे देखा, वहां एक इंसानी नाखून पड़ा था, कटा हुआ, गंदा और सूखे खून से सना हुआ। अब मुझे एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, गेट के बाहर लाल रंग से कुछ लिखा था, अब कोई नहीं बच सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी कार की चाबी उठाई और पार्किंग में भागी। पर जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट पर वही पुरानी चिट्ठी रखी थी। अब मैं पूरी तरह डर चुकी थी। रात 2 बजे मैं दिल्ली की सड़कों पर भाग रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, यह सब कौन कर रहा है? मैंने अपने दोस्त राहुल को कॉल किया, जो पुलिस इंस्पेक्टर था। राहुल, मेरी मदद करो, कोई मुझे मारना चाहता है। राहुल घबराया। तू कहाँ है? आईआईटी फ्लाईओवर के पास। ठीक है, मैं आ रहा हूं। लेकिन तभी मेरी गाड़ी के आगे अचानक एक आदमी आकर खड़ा हो गया। सफेद कपड़े, नंगे पैर, झुका हुआ सिर। मैंने तेज ब्रेक मारा। गाड़ी रुक गई, लेकिन जब मैंने देखा, वहां कोई नहीं था। पर कार के बोनट पर खून से कुछ लिखा था, अब तू बच नहीं पाएगी। राहुल कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया। हमने पुलिस को कॉल किया और मेरे अपार्टमेंट की जांच शुरू हुई। बालकनी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई, और जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। हर रात कोई दरवाजे के बाहर घंटों खड़ा रहता था, बिना हिले डुले। लेकिन सबसे डरावनी बात, मेरी टेबल पर चिट्ठियां खुद ब खुद रखी जाती थी। पुलिस ने जांच की और पता चला कि यह सब मेरे ही अपार्टमेंट के एक किराएदार ने किया था, अरुण मिश्रा। वह मानसिक रूप से बीमार था। 8 साल पहले उसकी बहन की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन हादसे से ठीक पहले उसकी बहन को भी वही चिट्ठी मिली थी। अब तेरी बारी है। अरुण को लगने लगा कि यह कोई श्राप है। उसने पागलपन में हर लड़की को वही चिट्ठी भेजनी शुरू कर दी, जिसने उसकी बहन की तरह अकेले रहना चुना था। पुलिस को उसके घर से 24 ऐसी चिट्ठियां मिली। उस रात के बाद मैं सो नहीं पाई। हर छोटी आवाज भी अब डराने लगी थी। राहुल ने कहा था कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा शक था।
क्या वाकई अरुण मिश्रा ही इसके पीछे था, या फिर कोई और था जो अभी भी मेरा पीछा कर रहा था? सुबह के 3:17 पर मेरा फोन फिर से बजा। अनजान नंबर। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। धीरे से कॉल उठाई। अब तेरी बारी है। मैंने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन फोन की स्क्रीन पर कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, लुक आउटसाइड। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। क्या यह कोई सपना था या हकीकत? मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से खिड़की के पर्दे हटाए। और जो मैंने देखा, मेरी बालकनी में कोई खड़ा था, एक काली परछाई। वह बस खामोशी से खड़ी थी। मैंने झटके से पर्दा गिरा दिया और तेजी से पुलिस को फोन लगाया। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, सिया घबराओ मत, मैं अभी पहुंचता हूं। राहुल और पुलिस टीम 10 मिनट में वहां पहुंच गई। पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली, लेकिन बालकनी में कोई नहीं था। न कोई पैरों के निशान, न कोई सबूत। तुमने किसी को देखा था? राहुल ने पूछा। हाँ, मेरी आवाज कांप रही थी। वो वहां खड़ा था, मुझे देख रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर उसमें कुछ नहीं था। सिया, कहीं ये तुम्हारा भ्रम तो नहीं? राहुल ने चिंतित स्वर में पूछा। मैं गुस्से में आ गई। मैं पागल नहीं हूं राहुल, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। राहुल ने सलाह दी कि कुछ दिनों के लिए मैं किसी और के घर चली जाऊं। पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर कोई नहीं था तो फोन पर वो आवाज किसकी थी? रात को मैं अपना सामान पैक कर रही थी जब मुझे एक और चिट्ठी फर्श पर पड़ी मिली। कांपते हाथों से उसे उठाया। इस बार उस पर कुछ अलग लिखा था। अगली लाश कहां गिरेगी? मैंने तेजी से चिट्ठी फाड़कर फेंक दी। अब यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, यह एक पैगाम था, मौत का पैगाम। अगली सुबह एक भयानक खबर मिली। मेरे अपार्टमेंट की 3री मंजिल के एक लड़के की मौत हो गई। नाम था विवेक सक्सेना। उसकी लाश बेडरूम में मिली और उसके हाथ में वही चिट्ठी थी, अब तेरी बारी है। पुलिस ने बताया कि विवेक की मौत किसी हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन सवाल यह था कि उसे वही चिट्ठी कैसे मिली? क्या उसने भी फोन कॉल सुनी थी? अब यह सिर्फ एक डराने वाली घटना नहीं थी, अब यह एक हत्याकांड बन चुका था। मैंने ठान लिया कि मैं खुद इस रहस्य का पता लगाऊंगी। मैंने अपने पत्रकार दोस्तों से मदद मांगी, और फिर जो जानकारी सामने आई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यह पहली मौत नहीं थी। पिछले 5 महीनों में 6 लोग मर चुके थे और सभी को वही चिट्ठी मिली थी। अब तेरी बारी है। अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह किसी एक आदमी का काम नहीं है। यह कोई श्राप है या कोई सीरियल किलर जो खेल खेल रहा है, और अगला नाम मेरा हो सकता था। अब मैं मरना नहीं चाहती थी, अब मैं इस मौत के पैगाम को तोड़ना चाहती थी। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली थी। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। राहुल ने कहा था कि वह पुलिस को लेकर फिर से जांच करेगा, लेकिन मेरे मन में अजीब सा डर था। मैंने फोन उठाया और पुरानी चिट्ठियां दोबारा पढ़ने लगी। अब तेरी बारी है। अगली लाश कहां गिरेगी? हर शब्द जैसे मुझे अंदर तक झकझोर रहे थे। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। मैं अंधेरे में थी, और तभी दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दिल की धड़कन बढ़ने लगी। कोई दरवाजे के ठीक बाहर था। मैंने धीरे से अपने फोन का टॉर्च जलाया और दरवाजे के नीचे झांकने की कोशिश की, पर कुछ नहीं दिखा। पर तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैं बुरी तरह कांपने लगी। कोई था वहां, पर कौन? अगर मैं दरवाजा खोलती तो क्या होगा? अगर कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया तो? मैंने हिम्मत जुटाई, धीरे से दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और दरवाजा खुला, पर बाहर कोई नहीं था। बस एक और चिट्ठी पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। इस बार उस पर सिर्फ 3 शब्द थे, आगे की सीट। क्या मतलब था इसका? मैं समझ नहीं पाई, पर यह मौत का कोई नया पैगाम था और इसका जवाब मुझे खोजना था। अगली सुबह मैं राहुल और पुलिस के पास गई। मुझे फिर से चिट्ठी मिली है, मैंने कहा। राहुल ने चिट्ठी पढ़ी। आगे की सीट? उसने हैरानी से कहा। यह क्या मतलब हुआ? हमने पिछले सभी पीड़ितों के बारे में जांच की, और तब एक खौफनाक सच सामने आया।
हर मरा हुआ व्यक्ति मरने से एक दिन पहले किसी बस, ट्रेन या टैक्सी में आगे की सीट पर बैठा था। यानी कि अगर मैं किसी गाड़ी की आगे की सीट पर बैठी तो मेरी मौत तय थी। अब मुझे इस राज को सुलझाना था। मैंने फैसला किया कि मैं खुद किसी बस की आगे की सीट पर बैठूंगी। अगर मौत मेरे लिए आ रही थी तो मैं इसे सामने से देखना चाहती थी। राहुल ने मना किया, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। शाम को मैं एक बस में चढ़ी और जानबूझकर सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गई। बस चल पड़ी। मैंने हर यात्री को गौर से देखा। हर कोई सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर बस की लाइट्स झपकने लगी और तभी मेरे ठीक पीछे बैठा एक आदमी अचानक झुककर मेरे कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। मैंने तेजी से पीछे देखा, पर कोई नहीं था। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन मेरी सीट पर एक नई चिट्ठी रखी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। इस बार उस पर लिखा था, आज रात 12 बजे तेरा खेल खत्म। अब यह मजाक नहीं था, अब यह हकीकत थी। अब मैं मौत के सबसे करीब था। अब मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। 12 बजाने वाले थे। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। रात के 11:55 हो चुके थे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मुझे नहीं पता था कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। क्या सच में मेरी मौत आज लिखी थी? क्या कोई मुझे मारने आ रहा था? मैंने कमरे के सभी दरवाजे बंद कर लिए, पर अचानक बत्ती झपकने लगी। कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब तेरी बारी है। मेरे कानों में किसी की आवाज आई। मैंने डर कर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने तुरंत राहुल को फोन लगाया। राहुल, कोई मेरे कमरे में है। सिया, तुरंत बाहर निकलो, मैं आ रहा हूं। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरा फोन अचानक बंद हो गया। मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। रात के ठीक 12 बजे कमरे में रखे शीशे पर एक धुंधला अक्स उभरने लगा, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने हिम्मत करके पास जाकर देखा, पर जैसे ही मैंने शीशे को छुआ, शीशा टूटकर बिखर गया। अब मेरी सांसें बंद हो रही थीं। मुझे लग रहा था कि यहां कोई और भी है। तभी दरवाजा खुद खुल गया। मैं कांपते हुए बाहर निकली। गली में कोई नहीं था, पर अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। राहुल और पुलिस मेरे पास खड़े थे। सिया, तुम ठीक हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरी आंखों के सामने अब भी वही भयानक मंजर घूम रहा था। तुम्हारे घर में किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। राहुल की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। अगर कोई इंसान नहीं था तो फिर मुझे धक्का किसने दिया? मैं अभी अस्पताल में ही थी कि नर्स मेरे लिए एक लिफाफा लेकर आई। यह तुम्हारे नाम पर आया है, उसने कहा। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, खेल अभी बाकी है। अब मुझे समझ आ गया था, मौत अब भी मेरे पीछे थी। अस्पताल की सफेद दीवारें किसी कफन की तरह लग रही थीं। मैं बेड पर पड़ी थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, खेल अभी बाकी है। इसका क्या मतलब था? क्या मैं बची थी, इसीलिए अब कोई दूसरा मारा जाएगा? मैंने लिफाफे के अंदर देखा। उसमें एक फोटो थी, एक आदमी की तस्वीर, लेकिन यह चेहरा मुझे पहले कभी नहीं दिखा था। सिया, ये आदमी कौन है? राहुल ने मुझसे पूछा। मुझे नहीं पता। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वही आदमी है जिसे 1 हफ्ते पहले ट्रेन में आगे की सीट पर बैठे हुए देखा गया था। क्या? हाँ, और अगले दिन उसकी लाश मिली थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब मौत का खेल सच में चल रहा था और अगला शिकार मैं भी हो सकती थी। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही मैंने और राहुल ने पुलिस को साथ लिया और उस आदमी की मौत की जांच शुरू की। हम उस स्टेशन गए जहां उसे आखिरी बार जिंदा देखा गया था। वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और जब हमने वीडियो देखा तो हमारी रूह कांप गई। वीडियो में वह आदमी प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। फिर अचानक उसके पास कोई आया, लेकिन वह इंसान नहीं था। कोई काली परछाई, बिल्कुल धुंधली। फिर वह आदमी जैसे किसी को देखकर डर गया हो। अगले ही पल वह चलती ट्रेन के सामने कूद गया। खुदकुशी या किसी ने उसे धक्का दिया था?
वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि कोई था, पर वो क्या था? रात के 2 बजे राहुल ने एक और वीडियो निकाला। सिया, देखो ये क्या मिला। मैंने स्क्रीन पर देखा और मेरी सांसें थम गईं। ये एक और आदमी था जो बस की आगे की सीट पर बैठा था और अगले दिन वह भी मर चुका था। इसका मतलब साफ था, जो भी आगे की सीट पर बैठता था वह मर जाता था। अब सवाल था, यह सब कर कौन रहा था और अगला शिकार कौन होने वाला था? राहुल और मैं इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला और उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अब तेरा नंबर। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। किसी ने यह मैसेज भेजा था, लेकिन कौन? मैंने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह अनजान था। राहुल मेरे पास आया। सिया, हमें इस राज को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होने वाला है? राहुल और मैंने फैसला किया कि हमें उस ट्रेन में जाना होगा जहां वह आदमी मरा था। शायद वहां हमें कुछ सुराग मिले। रात के 11 बजे हम उसी ट्रेन में चढ़ गए। मैंने आगे की सीट की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11:55 पर मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें घूर रहा है। ट्रेन के शीशे पर एक धुंधला अक्स उभरने लगा। हमने ध्यान से देखा, कोई काला साया वहां खड़ा था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा, कोई नहीं था। पर तभी सारे लाइट्स बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। राहुल, कुछ गलत हो रहा है। पर राहुल जवाब नहीं दे रहा था। मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। सिया, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं जमी की जमी रह गई। आगे की सीट पर कोई बैठा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। हमने ट्रेन में चढ़ते समय वहां किसी को नहीं देखा था। तो फिर ये कब आया? राहुल ने धीरे से पूछा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। हमने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को देखने की कोशिश की और जैसे ही उसकी गर्दन घूमी, हमें अपनी मौत सामने दिख गई। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा जला हुआ और भयानक। वो हमें देखकर मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल ट्रेन तेजी से किसी सुरंग में घुस गई। चारों ओर घुप अंधेरा। हम चीख भी नहीं सके। चारों ओर घना अंधेरा था। मुझे लगा यह सुरंग शायद कुछ सेकंड में खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 मिनट, फिर 2, फिर 3। ट्रेन चलती रही पर सुरंग खत्म नहीं हुई। राहुल, ये क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने घबराकर उसे ढूंढा। राहुल अपनी सीट पर नहीं था। राहुल, अचानक पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, ठंडी, डरावनी, मौत जैसी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो भयानक चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। अब तेरा नंबर। ट्रेन एक जोरदार झटके से रुक गई। मैं जमीन पर गिर पड़ी और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, सामने का दरवाजा खुला था। बाहर एक और सुरंग थी, लेकिन यह आम सुरंग नहीं थी। इसका रास्ता नीचे किसी अंधेरे में जा रहा था। अचानक मुझे कहीं दूर से राहुल की चीख सुनाई दी, सिया, बचाओ। मैंने बिना सोचे समझे उस सुरंग में कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे मैं नीचे जाती रही, मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी ट्रेन स्टेशन जैसी जगह पर पहुंच गई थी। लेकिन यह स्टेशन सुनसान था। ना कोई लोग, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। और तभी एक घड़ी की टिक टिक गूंजी। मैंने ऊपर देखा। घड़ी की सुइयां उलटी दिशा में चल रही थी। समय पीछे जा रहा था। अचानक दीवारों पर कुछ पुराने अखबार चिपके मिले। मैंने एक फटा हुआ पेज उठाया। ट्रेन एक्सीडेंट में 42 लोग मारे गए। तारीख थी आज से ठीक 10 साल पहले की। और जैसे ही मैंने नीचे मरने वालों की सूची देखी, राहुल का नाम उसमें था। मैंने घबराकर पीछे देखा और वहां राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। राहुल, मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराया।
मैं यहाँ कई सालों से फंसा हूं सिया। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब मुझे यहां से निकलना था, वरना मैं भी मर जाऊंगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसके पीछे देखा। पीली रोशनी में कई परछाइयां खड़ी थीं। उनके शरीर थे, लेकिन चेहरे नहीं। सिया, अब तेरी बारी है, राहुल ने कहा, और मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस भागने लगी। चारों ओर गलियां थीं, लेकिन हर रास्ता अंधेरे में खो जाता। पीछे से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, वो चीजें मेरा पीछा कर रही थीं। राहुल भी उन्हीं में शामिल था। मैंने उस पुरानी उल्टी चलने वाली घड़ी को देखा। शायद अगर मैं इसे सीधा कर दूं, तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। मैंने हिम्मत जुटाई और घड़ी के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। वो राहुल था। उसकी आवाज में गूंज थी, तू यहां से नहीं जा सकती। राहुल, तुम मर चुके हो। मेरी आवाज कांप रही थी। नहीं, मैं जिंदा हूं। नहीं, देखो। मैंने उसे वो पुराना अखबार दिखाया। उसकी आंखों में सन्नाटा छा गया। उसने कांपते हाथों से अखबार लिया और धीरे धीरे वो धुएं में बदलने लगा। मैंने आखिरी बार उस घड़ी को देखा और उसकी सुइयों को ठीक कर दिया। तभी एक जोरदार आवाज हुई और मैं अचानक ट्रेन के अंदर थी। लाइट्स चल रही थी। सामने राहुल खाली आंखों से मुझे देख रहा था। अब तेरा नंबर, सिया। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। हम आपके लिए इस कहानी का भाग 2 लेकर आएंगे। और आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।